नमस्ते छात्रों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? आज की वीडियो में आपको मेंसुरेशन से संबंधित घन, घनाभ, शंकु, बेलन जितना भी होता है सबसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा। और ये वीडियो आप आखिरी तक देखना, समझना। बीच बीच में जहाँ ज़रूरत महसूस होगी ना, वहाँ पर मैं फार्मूला भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। तो छोड़ करके आप वीडियो को जाना नहीं, आखिरी तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। स्क्रीन पर पहला सवाल है कि एक घन, ध्यान दीजिएगा, एक घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? घन का आयतन। अब आपको घन का आयतन का सूत्र भी पता होना चाहिए। घन होता कैसा है? घन ऐसा होता है उसकी हर एक भुजा आपस में बराबर होती है, हर एक कोर आपस में बराबर होती है। तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो ये बराबर दिया कितना? 27 दिया। स्क्रीन पे देखिए 27, तो ये 27 है। तो हम काम करेंगे एक्स क्यूब बराबर 3 का क्यूब लिख देंगे। ठीक है, तो एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, दोनों पक्षों से 3 3 घात कट गया। लेकिन पूछा क्या? संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्या सूत्र होता है? संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, बस। यानी 6 गुणे इसी 3 का स्क्वायर। 6 गुणे 9 हो गया, 9 चौक 54। क्या हो जाएगा? 54 वर्ग सेंटीमीटर। तो 54 वर्ग सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर ख है। क्लियर? अभी ये तो इजी क्वेश्चन है। अब इसके आगे धीरे धीरे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, बड़ा अच्छा सवाल है ये। कहता है कि यदि एक घन की सभी बीमाएं 100% बढ़ा दी जाएं, ध्यान से सुनिएगा, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बढ़ जाएगा कितना परसेंट? 100% कि 200 कि 300 कि 400? तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको ऐसे मानते हैं, जैसे मान लीजिए घन की सभी बीमाएं हैं, घन की सभी बीमाएं 100% बढ़ा दी जाएं। मान लो कि उस घन की एक बीमा क्या है, पहले बिना बढ़ाए हुए घन की बीमा, इधर में देखिए 2 पार्ट बना रहा हूँ। इधर हम पहले का बिना बढ़ाया हुआ लिखेंगे, इधर क्या? बढ़ाया हुआ लिखेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए उसकी बीमा x है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बढ़ जाएगा, पूछ रहा है। तो x पर संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे हम, तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा? 6x²। अब क्या बोला है? यदि सभी बीमा 100% बढ़ा दी जाए, यानी जितना था उतना और बढ़ा दिया जाए। कोई चीज़ का 100% मतलब जितना है उतना और। ठीक है, यानी उतना ही और बढ़ जाएगा। 100% का मतलब पूरा पूरा बढ़ा दो। समझ रहे हो बात को? अगर 10 है तो 10 और बढ़ा दो, 20 है तो 20 और बढ़ा दो। तो इसी तरीके से हमने x माना है तो उसमें x और बढ़ जाएगा। तो 100% बढ़ाने के बाद भुजा क्या हो जाएगा? उसकी बीमा क्या हो जाएगा? उसकी घन की भुजा हो जाएगा, x में x जोड़ देंगे 2x हो जाएगा। 2x कैसे हुआ? 100% बढ़ा है, मतलब वही चीज़ फिर उसमें बढ़ा दिया गया। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है? 2x है, इसका स्क्वायर करिए, तो 6 गुणे 2 का स्क्वायर 4x²। तो ये हो गया आपका 6 चौक 24 x²। जरा देखिए आप, 24 को आप ऐसे लिख सकते हो, 4 ब्रैकेट में 6x²। ठीक है, ऐसे मैंने क्यों लिखा? इसका कारण है, इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर देखिए 6x² है ना, ठीक यही चीज़ यहाँ पर भी आपको मिल गया। ये पहले का है और ये 100% बढ़ाने पर आया है। तो इसका कितना गुना है यहाँ? ये देखो 4 गुना, 4 गुना, 4 गुना का मतलब 400%। 4 गुना का मतलब हुआ 400% यही। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर घ वाला सही है। 4 गुना का मतलब कितना हुआ? 400%। क्लियर?
आगे बात समझ में? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दें। यहाँ पर एक बेलनाकार रोलर का व्यास 2.4 मीटर है, व्यास 2.4 मीटर है। अब बेलनाकार रोलर का जो पहिया होता है ना आगे वाला, वो कैसा होता है? बेलन जैसा होता है। बेलन क्या है? बेलन ऐसे खड़ा रहता है ड्रम की तरह, लेकिन उसी ड्रम को अगर लुढ़का दिया जाए तो वो रोलर के पहिया के रूप में हो गया। उसको आप ढकेलते जाइए, जहाँ जाएगा उस जगह को बराबर करता जाएगा। तो वही सिस्टम है। व्यास देखिए, व्यास दिया कितना? व्यास 2.4, तो त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा? 1.2, उसका आधा हो जाएगा। लंबाई, उस रोलर की लंबाई, ठीक है, लंबाई का मतलब हो गया ऊंचाई, लंबाई का मतलब हो गया ऊंचाई 1.68। कह रहा किसी मैदान को समतल करने के लिए रोलर को 1000 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? एक बात बताऊं, रोलर एक चक्कर में अपने वक्र पृष्ठ के बराबर क्षेत्रफल को समतल करेगा। इस बात को याद रखना, जब कभी रोलर वाला सवाल आपके एग्जाम में आएगा ना, तो बस आपको यही समझना है कि कोई भी रोलर होगा वह अपने वक्र पृष्ठ के बराबर क्षेत्र को ही समतल करेगा। ठीक है, तो हम आंख मूंद के बिना कुछ पूछे वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, उसी में 1000 का बाद में गुणा कर देंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h होता है। 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 1.2 गुणे एच का मान 1.68। ठीक है, अब इन सब का आपस में हम जब गुणा कर देंगे तो हमें वक्र पृष्ठ पता चल जाएगा। ठीक है, अब रोलर एक चक्कर में जितना आया है उतनी जगह को बराबर करता है, तो 1000 चक्कर में कितनी जगह को बराबर करेगा? उसी में 1000 का हमको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो भाई हम यहाँ साफ साफ लिखने वाले हैं कि रोलर 1000 चक्कर में, कितने में लिखेंगे? 1000 चक्कर में समतल किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। सीधे इसमें 1000 का हम गुणा कर देंगे और कुछ नहीं। 1000 गुणे बाकी ये सारी चीज़ें, 2 गुणे 22/7 गुणे 1.2 गुणे 1.68। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, 1000 का जब गुणा करेंगे, 1 0 2 0 3 0 है ना, तो दशमलव के बाद 3 गो जो अंक है वो गायब हो जाएगा, यानी 1 ये और यहाँ 2 अंक, 3 अंक मिला के दशमलव गायब। तो सीधे सीधे 2 गुणे 22/7 गुणे 12 गुणे 168, 1000 का समझिए इसमें गुणा हो गया। काट लीजिए, 7 से 168 कटेगा क्या? 7 दूनी 14, हाँ 7 दूनी 14, 2 बचा 28, 7 चौक 28। ठीक है, 7 से आपका 168 कट गया। अब 22 और 2 का गुणा करेंगे तो 88, 22 दूना 44 होगा, 88 नहीं। और 12 गुणे 24 कर दीजिए, 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 4 48, 24 4 28 होगा। मैं क्यों मिस्टेक कर रहा हूँ भाई? ध्यान से देखिए, ये पूरा मिटा देते हैं हम, गुणा करते फिर से। 22 दूना 44 हो गया और 12 चौका 48 को 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 4 28। अब 44 में और 288 में गुणा हो जब होगा तो यहाँ पर गुणा करने के बाद आएगा 12,672। कितना आएगा? 12,672। क्या चीज़ है? वर्ग सेंटीमीटर कहिए या वर्ग मीटर कहिए, जो भी कहिए। क्वेश्चन में क्या है? वर्ग मीटर है, तो आप वर्ग मीटर इसका आंसर देंगे। क्लियर है भाई? ये आपका आंसर हो गया।
12,672। ऑप्शन नंबर ख वाला सही है। देखो, इस तरह के सवाल में, रोलर वाले सवाल में जानबूझ के क्या करना मैं बता दे रहा हूँ। वो जानबूझ के पूछेगा कि कितना जगह समतल करेगा, तो तुम भी उसी तरह से जानबूझ के वक्र पृष्ठ निकाल लेना पहले बेलन का, और फिर चक्कर ओक्कर दिया रहेगा तो उतने चक्कर का उसमें गुणा कर देना भाई। समझ गए? एकदम साफ साफ बातें मैं बता रहा हूँ। बेलन का, रोलर का कितनी जगह समतल करेगा, ऐसा सवाल अगर घुमा फिरा का आएगा तो उसमें एक ही चीज़ पूछा जाता है कि कितनी ज़मीन समतल करेगा, या कितनी सड़क समतल करेगा, या कितना तल बराबर करेगा। तो भैया बेलन का वक्रपीठ निकालिए, और चक्कर दिया होगा तो चक्कर का गुणा कर दीजिए बस, और नहीं दिया होगा तो बस वक्रपीठ निकालेंगे तो वही आंसर। पूछेगा कि बेलन एक चक्कर में कितना जगह बराबर करेगा, तो वक्रपीठ निकाल के छोड़ दो, आंसर। अब तुम देखो चौथा सवाल, पानी का टंकी वाला। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा समझाना ज़रूरी है। कहता कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या 2 मीटर है। त्रिज्या r बराबर लिख देंगे 2 मीटर, ऊंचाई 4.5 मीटर, यानी h बराबर 4.5 मीटर। टंकी में 12 सेंटीमीटर व्यास के वृत्ताकार नल से 1 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी आ रहा है। खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी? बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल है ये। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 12 सेंटीमीटर व्यास, अभी तक बाकी चीज़ें मीटर में दिया था। यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए मीटर है ना, और ये देखिए भी मीटर है, तो यहाँ इसने सेंटीमीटर कर दिया। तो आप करो एक काम, आप भी इसको मीटर में बदल लो। 12 सेंटीमीटर व्यास है तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा ना। ये आपका किनारे रख देते हैं, बड़ी वाली टंकी है ये। अब हम दूसरा R1 करते हैं। R1 बराबर 6 सेंटीमीटर वृत्ताकार नल से। अब क्या होगा? ये नल का मतलब टोटी समझो यार, टोटी पानी वाला जिससे गाड़ी वाड़ी धुलाई होती है, उसको समझो ना। तो R1 का मान 6 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे 0.06 मीटर हो गया। फिर क्या, वृत्ताकार नल से 1 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी आ रहा है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी आ रहा है। खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी? एक काम करिए, आयतन निकालिए। क्या करेंगे? आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बता रहा हूँ। चाल को मीटर प्रति सेकंड में पहले बदल लीजिए। ये जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना, 1 km प्रति घंटा को बदल लेंगे 5/18 से जब गुणा करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। तो चाल कितना हो गया? चाल बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? अच्छा, अब देखिए, अब आपको क्या करना है। समय बराबर बड़ी वाली टंकी का आयतन, बड़ी वाली टंकी यानी जिसमें पानी भरा जाएगा वह ऊपर रहेगा, ठीक है। तो V1 लिखेंगे ऊपर। V1 मतलब बड़ी वाली टंकी का आयतन V1, और उसके नीचे क्या रहेगा? बटे के नीचे V2 लिखेंगे, मतलब जो पाइप से पानी भरा जा रहा है ना, उस पाइप का आयतन। याद रहेगा, पाइप भी बेलनाकार, जिस टंकी में भरा जा रहा है वो भी बेलनाकार। ज़रा याद करो, सोचो कि तुम हाथ में एक पाइप लिए हो टोटी, और कोई बड़ा सा ड्रम है उसको भर रहे हो, तो जो पाइप लिए हो ऐसे कलम की तरह, वो भी तो पतला होगा पाइप की तरह, बेलन की तरह, तो वो भी बेलन का आयतन। और जो बड़ी वाली टंकी है जिसमें भरा जा रहा है वो भी बेलन है। और नीचे गुणे क्या लिखेंगे? गुणे लिखेंगे चाल। ये चाल क्यों? क्योंकि किस चाल से पानी आ रहा है टंकी में, वो चाल लिखेंगे बस। अगर आप इतना कर लेते हैं तो बहुत कामयाब रहेंगे।
B1 मतलब बड़ी वाली टंकी के बारे में सोचिए और उसका त्रिज्या, उसका ऊंचाई लिखिए। तो बड़ी वाली टंकी का पाई आर स्क्वायर, बड़ी वाली टंकी के लिए आर है, यहाँ देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2, और उसका एच ये 4.5 जिसको बोलते हैं 4.5 बटे B2 मतलब अब पाइप के बारे में सोचना शुरू करिए। पाइप भी तो अवेलन है, पाइप का आयतन वो भी होगा पाई आर स्क्वायर। अब पाइप के लिए आर ये है 0.06 मीटर, तो ये आर स्क्वायर लिखेंगे तो 2 बार हो जाएगा 0.06, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, इसका एच क्या है, इसका एच इसी चाल में छुपा है, इसका एच इसी चाल में छुपा है, ठीक है। क्योंकि चाल क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो दूरी इसमें है ऑलरेडी, ठीक है ना। इस चाल में दूरी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये चाल यहाँ 5/18 आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए चाल 5/18 है। अब ये 18 ऊपर चला जाएगा, पहले तो पाई पाई आप काट लेंगे, ध्यान दीजिएगा, पाई और पाई कट जाएगा, 45 दूना 90 यानी 4.5 का 2 गुना 9 हुआ, 9 का 2 गुना 18, ऊपर केवल 18 बचा, और ये वाला 18 भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एक और 18 आ गया, ठीक है भाई। और नीचे क्या होगा, पाई पाई कट गया, 0.06 लिखा है ना, तो ऐसे लिख दो अभी, अगुड़े नीचे 5 बच गया, ये वाला 5 तो रहेगा भाई। अब क्या होगा, ऊपर नीचे हम 4 जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे ये दशमलव दोनों यहाँ से और ये यहाँ से हटाना है, तो 4 जीरो वाली संख्या से ऊपर गुणा करेंगे, तो 4 को जीरो बढ़ा दो ऊपर, और क्या, और नीचे से समझो दशमलव गायब हो जाएगा, ठीक है। नीचे से क्या समझेंगे, दशमलव गायब हो जाएगा। तो चलिए पहले कर लेते हैं। तो ऊपर क्या हुआ, 18 गुणे 18, 4 को जीरो आ गया, हमने गुणा किया है, और नीचे हो जाएगा 6 गुणे 6 और गुणे 5, तो 6 से काट दो 18, 6 तरीक 18, इस वाले 6 से इस 18 काटो, ठीक है। अब 3 तरीका 9 हुआ, 9 लिख करके 4 को जीरो बटे 5, 5 से 90 काटिए, 18 5 90, ठीक है। और 3 को जीरो बच जाएगा, यानी 18,000 क्या आ गया, सेकंड आ गया। 18,000 सेकंड में वो टंकी भर जाएगी। अब 18,000 सेकंड को आप घंटा में बदल लीजिए, तो 18,000 को घंटा में बदलेंगे तो बटे 3600 से क्या करेंगे, 3600 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखिए 18,000 बटे 3600, क्योंकि घंटा को घंटा में बदल रहा है ना, तो 60 करेंगे तो 60 मिनट, फिर उसको चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 काट लो, 180 बटे 36, 36 पचे यानी 5 घंटा, 5 घंटा में टंकी भर जाएगी। सवाल समझाना थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन जब इसको 2 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपके लिए आसान रहेगा। एक क्वेश्चन अगला देखिए आप, अगला क्वेश्चन गौर से देखिए। एक वृत्ताकार पाइप जिसका आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है से पानी बाहर पंप किया जाता है। ध्यान से देखिए, कोई भरी हुई टंकी है और उसमें से पानी इस बार निकाला जा रहा है। पिछले सवाल में क्या पानी भरा जा रहा था, इस सवाल में पानी निकाला जा रहा है। तो आंतरिक व्यास 7 सेमी यानी त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। यदि पानी का बहाव 72 सेंटीमीटर है प्रति सेकंड है, यानी ऊंचाई h बराबर 72 सेंटीमीटर 1 सेकंड में, तो 1 घंटे में बाहर पंप किए गए पानी का आयतन क्या होगा। सिंपल सी बात है यार, आयतन निकालो, पाई आर स्क्वायर एच कर दो, अगुड़े 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट हो जाएगा उसी में, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, पाई का मान 22/7 गुड़े आर का मान 7/2 गुड़े 7/2, आर स्क्वायर हो गया, एच का मान 72। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
तो 1 घंटे में बाहर पंप किए गए पानी का आयतन लीटर में कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इन सब का हम 72 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 72, तो 1 घंटा में कितना, 1 घंटा का गुणा करो, 1 घंटा का इसमें आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यानी 60 गुणे 60, 1 घंटा में 60 मिनट और 60 सेकंड। अब गुणा कर लीजिए, पहले तो 7 7 काट लो, 2 से 22 काट लो, 11 हो गया, ये 2 से 72 काट लो, 36 हो गया। अब गुणा सबका आपस में कर लीजिए, सबका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 99 और 89.2, 99 और 89.2 लीटर। ये जो आएगा इसका गुणा ना, इसका गुणा करने पाएगा ये घन सेंटीमीटर में, लेकिन हम 1000 से फिर भाग दे देंगे तो लीटर में आ जाएगा। 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो ये लीटर में बदल जाएगा। 1000 से भाग दिया गया, क्यों, क्योंकि मुझे लीटर में बदलना था। समझ गए बात, और कोई बात नहीं है, सब क्लियर है। और यहाँ पर जो सवाल आपके सामने है इस पर विशेष ध्यान दीजिए। 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं का व्यास 20 मीटर है, तो त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर। 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है, यानी h बराबर 14 मीटर है, ठीक है। इससे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी। देखो भाई, जब कोई कुआं खोदने वाली बात हो, कुआं खोद के चबूतरा बने, चबूतरा बनने के बाद चबूतरा की ऊंचाई पूछे या कुछ भी चबूतरा संबंधित पूछे, तो आपको एक फार्मूला याद रखना, बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद चबूतरे की ऊंचाई क्या होगा, आयतन बटे क्षेत्रफल। चबूतरे की ऊंचाई क्या निकालेंगे, आयतन पहले कुआं का, अब बटे चबूतरे का क्षेत्रफल। तो पहले हम आयतन निकाल लेते हैं अलग से चबूतरे का। तो उसका कुआं का आयतन क्या हो जाएगा, कुएं का आयतन बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, नहीं 22/7 नहीं, ऐसे ही रहने दो, पाई रहने दो। r का मान 10 है, 10 का स्क्वायर गुणे h का मान 14, तो हो जाएगा 100 गुणे 14 पाई, 1400 पाई, ठीक है। अब 5 मीटर चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया गया है, तो चबूतरे का आप क्या करेंगे, चबूतरे का आप क्षेत्रफल निकालेंगे। चबूतरे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई, चबूतरा वृत्ताकार होगा ना, बोलो, तो बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या घटेगी। चबूतरे की चौड़ाई 5 मीटर है ना, तो अंदर वाली त्रिज्या में 5 अगर बढ़ा देंगे तो बाहरी त्रिज्या आ जाएगी। अंदर वाली त्रिज्या कितना है, 10 है, 10 में 5 बढ़ा दीजिए तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आंतरिक त्रिज्या 10 का स्क्वायर इंटू h, इंटू क्या, h, तो ये हो जाएगा पाई 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, तो अब कितना हुआ, पाई 225 में से 100 घट जाएगा 125, पाई इंटू 125 h।
अब भाई चबूतरे की ऊंचाई निकालेंगे जब, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चबूतरे की ऊंचाई बराबर कुएं का आयतन बटे चबूतरे का क्षेत्रफल। चबूतरे का क्षेत्रफल च लिख करके हम लिख देते हैं। च का क्षेत्रफल मतलब चबूतरे का क्षेत्रफल। कुएं का आयतन कितना आया? 1400 पाई। और चबूतरे का क्षेत्रफल कितना आया है? यहाँ देखिए 125 पाई इंटू एच। यहाँ पे एच नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ पाई आर स्क्वायर रहेगा। काट लीजिए पाई से पाई। 1400 को 125 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 11.2 आएगा। 11.2 मीटर। तो ये है इसका आंसर। तो ये याद रखना, ये सूत्र याद रखना। चबूतरे की ऊंचाई बराबर कुएं का आयतन बटे चबूतरे का क्षेत्रफल। यहाँ पर ये सवाल देखें, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण होगा। घन का विकर्ण होता कड़ी में 3 इंटू ए। तो कड़ी में 3 गुणे ए का वैल्यू क्या? 6। 6 रख दीजिए। 6 कड़ी में 3 वाला सही है, ये वाला बस सूत्र पर ही है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं 2 पार्ट बनाता हूँ। 2 बेलनों में प्रथम के आधार की त्रिज्या दूसरे के आधार की त्रिज्या की आधी है। इधर मान लो एक बेलन है जिसका आयतन V1, एक बेलन V2 है। अब इधर वाले का प्रथम के आधार की त्रिज्या यानी इसका जो R है दूसरे के आधार की त्रिज्या की आधी है। यानी इधर बना दो 2R। ठीक है, तो इसका ये आधा हो गया ना, 2R का आधा 1R। किंतु पहले की ऊंचाई दूसरे की दुगनी है, यानी इसकी ऊंचाई h का हो तो इसकी ऊंचाई को 2h कहना है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? आयतनों का अनुपात निकालना, यानी V1 बटे V2। V1 का मान ये होगा पाई R1 स्क्वायर H1, इधर पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, पाई पाई काट लीजिए। R1 की जगह पर ये रखना है, H1 की जगह पर ये रखना है। 1 सब इधर है। R स्क्वायर H1 का मान 2H रहेगा और नीचे R2 की जगह पर 2R लिखना है। 2R का स्क्वायर इंटू H2 का वैल्यू H रखना है। तो हो जाएगा H ये कट गया, R स्क्वायर गुणे 2 बटे ये 2 दूना 4 R स्क्वायर। R स्क्वायर कट गया, 2/4। 2/4 को क्या करेंगे? 1/2 लिखेंगे ना, तो 1/2 ये वाला सही है। अच्छा, अब आ जाइए, इधर आ जाइए। एक घन का विकर्ण इतना है। विकर्ण का सूत्र क्या होता है? कड़ी में 3 गुणे भुजा यानी x बराबर 6। कड़ी में 3 दिया है, कड़ी में 3 कट गया, x बराबर 6। संपूर्ण पृष्ठ पूछा है ना, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर यानी 6 गुणे x स्क्वायर। तो 6 गुणे 6 का स्क्वायर करिए, 6 गुणे 36, तो 216 होगा शायद। हाँ, 216 वाला सही है। इधर देखो, एक घन की कोर 20% बढ़ा दी जाती है तो घन का आयतन बढ़ जाएगा कितना %? इसका हमारे पास एक ट्रिक है, मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। घन वाला मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, रुकिए, मैंने इसको लिखा है।
कहाँ पर है भाई? पाँच सौ बावन। बहुत अच्छा है ये फार्मूला। एक घन की कोर 20% बढ़ा दी जाए। घन के बारे में आयतन कितना % बढ़ जाएगा? हाँ, फार्मूला यदि किसी घन की भुजा में x% वृद्धि होती है तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि 3x प्लस, बताता हूँ आपको, ये ट्रिक याद रखना। 3x प्लस 3x स्क्वायर, 3x प्लस 3x स्क्वायर बटे 100 प्लस एक्स क्यूब बटे 100 का स्क्वायर। अब यहाँ पर x का मान कितना रखना? x का मान 20 रखना बस। तो 3 गुणे 20 प्लस 3 गुणे 20 का स्क्वायर बटे 100 प्लस 20 का होल क्यूब बटे 100 का स्क्वायर। 20 3 60 हो गया, 20 का स्क्वायर 400, 3 1200, 1200 बटे 100 प्लस 20 का क्यूब कितना होगा? 20 का 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया ये, और ये 3 0, 8000 बटे 100 का स्क्वायर कितना होगा? 100 का स्क्वायर होगा 10,000। 3 0 काट लो, 3 0 काट लो, 2 0 2 0 काट लो। अब ये हो रहा आपका 60 प्लस 12 प्लस 8 बटे 10 को 4 बटे 5 लिखिए। 60 12 हो जाएगा 72 प्लस 4 बटे 5, 72 प्लस 4 बटे 5। तो 4 में 5 से भाग देंगे, 40 5 40, तो 72.8 आएगा। ठीक है, 72 कितना आएगा? 8। ये हुआ सही आपका। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक। बड़े ध्यान से समझना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। बस ये मान के चलो कि आप इसको 2 बार रिवाइज करोगे, 2 बार के रिवीजन में ही ये आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ दिया है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कोर वाले 3 लिखना चाहिए, ना होगा यहाँ पे। 3 घनों को पिघला कर एक नया घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन की कोर होगी कितनी? तो ये बड़ा ही सिंपल सवाल है। समझ लीजिए, अगर मोमबत्ती है, 3 टुकड़ा है छोटा छोटा, तीनों को एक कढ़ाई में डाल के गला दो, पिघला दो। पिघलाने के बाद एक बहुत बड़ा टुकड़ा उससे बनाओ, समझे? तो क्या नहीं बदलेगा इस कंडीशन में? तीनों छोटे मोमबत्तियों का आयतन बराबर हो जाएगा बड़े मोमबत्ती के आयतन के। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ हम लोग करने वाले हैं। सीधे लिखेंगे 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर लिख देंगे x का क्यूब। ये क्यूब क्यों लिखेंगे? क्योंकि घन का आयतन का यही सूत्र होता है कि उस पर 3 घात लगाने से उसका आयतन आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 का क्यूब हुआ 27, ये हुआ 4 चौक 16 चौक 64, और ये हुआ 125। ठीक है ना। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 216 होगा बराबर x क्यूब, तो x बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, 216 का घनमूल क्या होगा? 6 होगा। तो ये 6 सेंटीमीटर वाला सही है। चलिए, अब इसी तरीके से 12 नंबर क्वेश्चन पर दिमाग लगाते हैं हम लोग। हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता कि 1.75 सेंटीमीटर व्यास
तथा 2 मिलीमीटर मोटाई के सिक्कों की संख्या जिनको पिघलाकर 11 सेमी गुणे 10 सेमी गुणे 7 सेमी का घना बनाया जाता है। यहाँ पर जानते हो क्या नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा। ठीक है, चाहे छोटे छोटे 20-25 सिक्के हों, उनको पिघलाओगे तो कोई दूसरा चीज़ बनाओगे तो ऐसे कंडीशन में उनका आयतन नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर हम लोग साफ साफ सिक्कों की संख्या निकालने के लिए बस एक ही फार्मूला लगाएंगे, पिघलाने के बाद जो बनेगा। ठीक है क्या बनेगा, 11 सेमी 10 सेमी 7 सेमी। तो संख्या निकालने के लिए 11 गुणे 10 गुणे 7 लिख देंगे। अब बटे में 1.7 सेमी व्यास है, 1.75 सेमी व्यास है, तो इसका आधा 1.75 बटे 2 ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। और सिक्का पहले सोचो किस आकृति का होगा। कोई कहेगा वृत्त, तो यहाँ पर वृत्त से मतलब नहीं है। समझ लो 10-10 का सिक्का हो, एक दूसरे के ऊपर रखते जाओ, 50 सिक्का, 10 सिक्का रख दो, ये तो बेलन जैसा बन जाएगा ना। एक सिक्का हटा दो 9 सिक्का तब भी बेलन, एक सिक्का और हटा दो 8 सिक्का रहेगा तभी बेलन। ऐसे हटाते हटाते अगर एक सिक्का लास्ट में आया तो वो भी तो बेलन का रूप है। भले चप गया है, भले चपा गया नीचे, वो भी क्या है, बेलन है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच मतलब 2 मिलीमीटर मोटाई, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, 0.2 लिख दीजिए। ठीक है, एच का मतलब हो गया 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए। और आर का मतलब हमने यहाँ लिखा है 1.75 बटे 2 सेंटीमीटर। अब आप समझ गए होंगे। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 11 को ऐसे रहने दो, 10 को ऐसे रहने दो, 7 को ऐसे रहने दो, और नीचे क्या होगा, पाई का मान 22/7 रखिए और 1.75 बटे 2 दो बार लिख दीजिए। 1.75 बटे 2 दो बार लिख दिया स्क्वायर की वजह से, अगुणे 0.2। अब क्या होगा, ये जो 7 है और ये जो 2 है और ये वाला 2 है, ये तीनों ऊपर चले जाएंगे अंश में, इस तरीके से 11 गुणे 10 गुणे 7 गुणे ये वाला 7 ऊपर, 7 गुणे 2 गुणे 2, 7 गुणे 2 गुणे 2, ये सब ऊपर चले गए। ठीक है, अब बटा के नीचे कौन बचा, 22 गुणे 1.75 गुणे 1.75 गुणे 0.2। यहाँ तक तो क्लियर होगा एकदम 100%। अब आप देखिए आगे क्या होता है। आगे 11 से 22 काटेंगे 2 आएगा। ठीक है, अब 2 से 10 काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया। अब जो बचा उसको लिख लीजिए भाई। 5 7, ये देखिए, ये दोनों 4 5 20, ये दोनों का 4 हो गया, लास्ट वाले दोनों को 2 का 4 5 20 गुणे 7 गुणे 7, 20 गुणे 7 गुणे 7 बटे 1.75 गुणे 1.75 गुणे 0.2। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ये नीचे दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ, कुल दशमलव के बाद 5 अंक है। तो हम 5 जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे, अंश और हर में 5 जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे। ये आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट मैं लिख देता। 5 जीरो वाली संख्या जब गुणा करेंगे तो ऊपर 20 पहले से है, 7 है, 7 है, तो फिर 1 2 3 4 5 जीरो वाली संख्या हो गई ऊपर। और नीचे क्या होगा, सारा जीरो खत्म हो जाएगा, बस दशमलव हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 175 गुणे 175 गुणे 2। अब 7 से 175 काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 5 35। 7 से ये भी काटो 175, 7 दूनी 14, 7 5 35। ठीक है, 2 से 20 काट लीजिए, ये 2 दहाई 20। ठीक है, और 25 से 100 काट लो, 25 चौका 100। ठीक है, और 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 5 25। अब जो बच रहा उसको पहले लिख लीजिए। बच रहा क्या, बच रहा ये वाला 2, ये वाला 2 बच रहा है, गुणे 4 के बाद 3 को 0, देखो यहाँ पे 4 के बाद 3 को 0, और नीचे कितना बचा, 5। 5 बटे 40, 8 कर लीजिए, और डबल 0 बच गया। 8 दूनी 1600, सिक्कों की संख्या 1600 हो गया आंसर।
गुणा भाग मैंने आपको खूब ढंग से समझाया ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। अब 13 नंबर सवाल पे आते हैं। दिया दो घनों के आयतनों में 8 संबंधित 27 का अनुपात है तो उनके कोरों में अनुपात होगा। भाई एकदम मस्त सवाल है। पहले घन का आयतन V1 और दूसरे घन का आयतन V2। ये दिया है 8/27। V1 को क्या लिखेंगे, घन का आयतन क्या होता है x3, ठीक है, तो x1 क्यूब लिख दो बटे V2 का जो घन है ये x2 क्यूब लिख दीजिए बराबर 8/27। दोनों पक्षों का घनमूल लीजिए x1 बटे x2 बराबर 2/3। बस 2/3 वाला सही है, डी वाला, ठीक है, घ वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए यहाँ पर क्या 10 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी। मतलब ऐसे समझो, तुम अपने कमरे में सोचो, तुम्हारा जो रूम है थोड़ा लंबा चौड़ा है, एक बराबर नहीं है सारी दीवारें, तो उस कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ अगर रखना हो तो छत का ऊपर वाला कोना और फर्श का नीचे वाला कोना तिरछी तिरछा विकर्ण वाले संबंध में रखोगे तो घन के विकर्ण की लंबाई वाला फार्मूला लगेगा। तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होता है, ब्रैकेट में L स्क्वायर, करड़ी में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो L का मान 10 है, 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, जोड़ दो भाई 100, 64, 16, फिर जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा टोटल 100, 64, 16 जोड़िए 6, 4, 10, अरे 10 LBH 10, 6 का स्क्वायर 36 होगा, यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये 36 है। 10 का 100, 6 का 36, 4 का 16, तो 36, 16 जोड़िए 6, 6, 12, 2 सिलेक्ट एंड 3, 4, 5, 152 आएगा। और रूट में से बाहर निकालेंगे 12.33 आएगा। इसका वर्गमूल लेंगे तो 12.33 लगभग, क वाला सही है। आइए अगला, यदि किसी आयत की विमाओं को दुगना कर दिया जाए तो उसका आयतन हो जाएगा कितना गुना। आयत की लंबाई चौड़ाई दुगना हो जाए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो जब आयत कह रहा है तो आयत के जैसा घनाभ होता है, क्योंकि घनाभ का ही तो आयतन होगा, सिर्फ आयत का तो आयतन होगा नहीं, घनाभ का आयतन होगा। तो उसकी सारी विमा को कितना गुना, दुगना। तो मान लीजिए पहले आयतन क्या था, L था, B था, H था, बाद में उसका दुगना कर दो, 2L कर दो, 2B कर दो, 2H कर दो, फिर इन दोनों तीनों का गुणा करोगे तो आयतन निकलेगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 LBH आ गया। तो पहले 1 LBH है, अब यहाँ 8 गो LBH है, तो पहले से आयतन कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया भाई, 8 गुना हो गया आयतन। कुछ है नहीं इसमें, बस मौजबानी सवाल है। ये देखिए, एक गोदाम की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर है। यह 1200 बोरे अनाज रखने के लिए प्रयोग होता है। यदि गोदाम की सभी विमाओं को दुगना कर दिया जाए तो इसमें रखे जा सकने वाले बोरों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। इसमें भी वही बात है, अभी दुगना किया गया था ना। गोदाम का मतलब क्या, कोई रूम होगा, रूम होगा 15 बाई 8 बाई 10 का। तो जब रूम है तो समझो क्या घनाभ है, क्या है, घनाभ है। तो यहाँ पर घनाभ क्या, पहले आप आयतन निकालो, तो घनाभ का आयतन पहले 15 गुणे 8 गुणे 10 है, बाद में इन सबको दुगना कर दिया गया। दुगना का मतलब 15 को 30 कर दिया गया, 8 को 16 कर दिया गया, 10 को 20 कर दिया गया। तो ये आयतन देखो, तो ये भी एक आयतन है। तो बाद वाले आयतन में पहले वाले आयतन से भाग दीजिए। क्यों देंगे भाग, तब ना पता चलेगा कितना गुना हुआ। तो काटिए 15 दूना 30, 2 आ गया, 8 दूना 16, फिर 2 आया, 10 दूना 20, फिर 2 आया। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुना का फ़र्क हुआ। कितना गुना, 8 गुना। तो 8 गुना का फ़र्क हो गया। तो पहले 1200 बोरा आता था, अब 8 गुना और भर जाएगा, यानी 1200 बोरा को अब 8 गुना बढ़ा देना है। तो 1200 बोरे को 8 गुने में बढ़ाएंगे तो 12 बटे 9600 बोरा आएगा अब, ठीक है, समझे चला।
बात को समझे कि नहीं समझे भाई? पहले उस कमरे में सिर्फ 1200 बोरे रखे जाते हैं, रूम पूरा दुगना कर दिया गया, ऊंचाई चौड़ाई लंबाई सब बढ़ गया, ठीक है। तो अब 8 गुना भारी हो गया रूम, 8 गुना बड़ा हो गया वो गोदाम, 8 गुना बड़ा हो गया तो 1200 बोरा पहले था, अब उसको भी 8 गुना बढ़ा, तो 1200 गुणे 8 9600। तो ये तुम्हारा बी वाला ऑप्शन सही है, ख वाला। चलिए आगे देखिए, 17 नंबर सवाल बहुत अच्छा है। कह रहा है एक धातु के खोखले बेलनाकार टुकड़े का बाहरी व्यास 28 मिमी, आंतरिक व्यास 14 मिमी। अब बाहरी व्यास आंतरिक व्यास जब होता है तो R1 बराबर बाहरी व्यास क्या था 28, क्या था 14 मिलीमीटर, ठीक है। और आंतरिक व्यास 14 mm है, तो R2 बराबर हो जाएगा 7 mm, ठीक है। इसका वजन 462 ग्राम है। अगर नट बनाने के लिए इसके इस टुकड़े को 4 बराबर भागों में बांटा जाए तो हर टुकड़े की लंबाई होगी, धातु का घनत्व 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो भाई सेंटीमीटर का चर्चा हो गया है, तो हम एक काम करेंगे, R1 को, ये मिलीमीटर है तो इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदल देंगे, 0.14 सेंटीमीटर। R2 बराबर 0.7 सेंटीमीटर हो गया, सब कुछ सेंटीमीटर में बदल गया। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, हम आयतन निकालेंगे, किसका, खोखले बेलन का आयतन। आयतन बराबर होगा पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस, नहीं हाँ R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। बेलन का आयतन का सूत्र होता है ना पाई R स्क्वायर, तो खोखले बेलन का आयतन पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। तो यहाँ पर पाई, एक मिनट मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ, 14 मिमी 1.4 मिमी होगा, ये 1.4, ये आपका 1.4 होगा, 10 से सिर्फ भाग होता है, 1.4 सेंटीमीटर। तो 22/7 पाई का मान और 1.4 का स्क्वायर माइनस 0.7 का स्क्वायर इंटू H, ठीक है। तो 22/7, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 1.96 माइनस 7 का स्क्वायर 49 यानी 0.49 इंटू H। अब 22/7 ऐसे रहने दीजिए, 196 में से 49 घटाओ, 16 से 9 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 8 में 4 जाएगा 4, 1.47, ठीक है, इंटू H। अब क्या होगा 1.47 को भी हम लोग काट लेंगे, तो 22 गुणे 7 से काटो 0.7 दूनी 14, 7 कम 7 इंटू H, इतना ही रहने दीजिए। अब क्या होगा बताते हैं, धातु का भार का सूत्र क्या होता है, थोड़ा जगह कम है, धातु का भार बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। क्या होता है आयतन गुणे घनत्व। कलर में चेंज कर लेता हूँ, वाइट कर लेता हूँ। तो धातु का भार क्वेश्चन में दिया है, दिखाता हूँ कितना है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है ना 462, कितना दिया है 462, सॉरी 462 बराबर आयतन कितना आया, आयतन 22 गुणे 0.21 इंटू H। अब 22 बाएं पक्ष में आ जाएगा, या तो 11 से काट लीजिए, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 बचा 11 दूनी 22, कट गया। फिर 2 से 42 काटो, 2 कम 2, 21 दूनी 42, 21 बराबर 0.21 H। अब H का मान निकालेंगे तो 21/0.21 बराबर H, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, मैं इधर लिखूँगा इधर, तो H बराबर हो जाएगा 21/21 यानी 21/0.21। अब इसी में क्या करेंगे 100/100 का गुणा करेंगे ताकि दशमलव हट जाए, तो H बराबर 2100/100
21, तो h बराबर आ जाएगा 21 गुने पे 100 सेंटीमीटर, 100, हाँ 100 आ गया। अब इसके 4 टुकड़े होंगे, कितने होंगे? 4 टुकड़े। बताता हूँ क्यों 4 टुकड़े होंगे। यहाँ पे लिखा कि इस टुकड़े को 4 बराबर भागों में बांटा जाए। क्या लिखा है? इस टुकड़े को 4 बराबर भागों में बांटा जाए। ध्यान दीजिएगा, इस टुकड़े को 4 बराबर भागों में बांटा जाना है। दिख रहा है ना? तो जब 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 100 को 4 बराबर भागों में बांटिए। 4 भागों में बांटने पर क्या होगा? 100 को 4 में बांटोगे तो 25 25 आएगा ना, तो इसका आंसर आ गया आपका 25। तो ये 25 वाला सही है। ठीक है, ये क्या है? 25 वाला सही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 मीटर गहरी और 50 मीटर चौड़ी नहर 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से प्रवाहित हो रही है। तो 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, 18 3 54, यानी 0.3 गुणे 5। अरे 18 से 54 काटे हैं तब आया है 0.3। तो 5 3 15, 1.5 मीटर प्रति सेकंड हो गया चाल। ठीक है, अब 4 मीटर गहरी 50 मीटर चौड़ी, तो ये नहर को अगर एक तरह से देखा जाए तो घनाभ के स्टाइल में होता है, क्योंकि नहर तो गोल होता नहीं पाइप की तरह कि हम उसको बैलेंस समझेंगे। नहर लंबी चौड़ी गहरी है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई किस में होता है? घनाभ में होता है। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या सूत्र होता है? घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH होता है ना। तो सीधे हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से गुणा कर देंगे। तो 4 गुणे 50 गुणे इससे यानी 1.5 से गुणा कर दीजिए। 50 चौका 200, 200 गुणे 1.5, तो 200 1.5 300, 300 आ गया आंसर। ठीक है, 300 घन मीटर प्रति सेकंड है। क्लियर? कुछ नहीं है इसमें, बस सीधे सिंपल गुणा करिए। अब इसमें देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः P Q R है। संलग्न फलकों के क्षेत्रफल, मान लीजिए संलग्न फलक का क्षेत्रफल, मान लीजिए कि तीनों कोरे हैं, क्या हैं? A है, B है, C है। तो AB बराबर दिया यहाँ P और BC बराबर दिया है Q और CA बराबर दिया है R। अब इसके तीनों का हम क्या करेंगे? तीनों समीकरण का आपस में गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो AB गुणे BC गुणे CA करेंगे, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ जाएगा और दाहिने पक्ष का गुणा PQR आएगा। तो दोनों पक्ष वर्गमूल लेंगे तो ABC बराबर करड़ी में PQR, और ABC क्या है? तीनों फलकों का गुणा क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है। तो आयतन बराबर करड़ी में PQR, तो करड़ी में PQR वाला सही है। अब यहाँ देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटें 2 मीटर 3 मीटर और 3 मीटर माप की टंकी जो 3/4 पानी से भरी है में डाली जाए कि टंकी से पानी बाहर न निकले। एक ईंट अपने आयतन का 1/5 पानी अवशोषित करती है। पहले इस चीज़ को ठीक से आप समझिए। ठीक से समझने का मतलब ये है कि ईंट की कुछ लंबाई चौड़ाई है, वो एक ड्रम में पानी भरे ड्रम में डाली जाती है। ईंट जब डाली जाएगी तो पानी का कुछ हिस्सा ऊपर उठेगा, और यह भी बात है कि ईंट भी कुछ पानी को सोख जाएगा, यानी जितना पानी ऊपर उठेगा लेकिन कुछ पानी को ईंट अपने अंदर सोख जाएगा। यानी क्या होगा? पानी कुछ घटेगा, यानी क्या पानी क्या होगा? घटेगा। तो पहले हम ये पता करते हैं एक ईंट का आयतन, फिर एक ईंट कितना पानी सोख रहा है वो, उसके बाद पता चल जाएगा कि हमें क्षेत्रफल और इसका आयतन कैसे निकालना है। तो 20 सेमी 10 सेमी 7.5 सेमी माप की ईंटें हैं। तो ईंट का आयतन
बराबर 20 गुणे 10 गुणे 7.5 विद्या हम 200, 7.5 को लिख दो 15/2, 2 से 200 काट दो 100 गुणे 15 बराबर 1500। 1500 घन सेंटीमीटर ईंट का आयतन आ गया। अब एक ईंट कितना पानी सोख लेगा? ईंट द्वारा सोखा गया पानी, तो सोखा गया पानी बराबर 1500 का 1/, कितना 1/5 हिस्सा पानी सोखता है ना, 5। तो काटेंगे इसको 5 3 15 300, ठीक है। 300 घन सेंटीमीटर पानी ईंट सोख लेगा, ठीक है। अब ये कितना पानी तब ऊपर करेगा? ईंट डालने में कितना पानी ऊपर जाएगा? 300 निकाल देना पड़ेगा ना, 1500 में से 300 निकाल देना पड़ेगा। तो ईंट द्वारा ऊपर किया गया पानी, ईंट द्वारा ऊपर किया गया पानी, एक ईंट द्वारा ऊपर किया गया पानी बराबर 1500 में से 300 घटा दीजिए, 1200 घन सेंटीमीटर पानी ईंट ऊपर करेगा, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया कि एक ईंट कितना पानी ऊपर करेगा सोखने ओखने के बाद? 1200 घन। अब क्या करना है, इसको समझिए कि कितना भाग ड्रम का, ठीक है, उस टंकी का कितना भाग बचा है पानी के लिए, पानी भरने के लिए। तो पहले ही बता दिया कि भाई 3/4 पानी भरा है, तो एक में से 3/4 को घटा लो तो पता चल जाएगा कितना पानी भरना बाकी है। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देते हैं, खाली टंकी का आयतन बराबर हो जाएगा 1/4। पहले से लिखेंगे 1/4 कैसे मिला? एक में से 3/4 को घटाएंगे तो आपको 1/4 मिल जाएगा। अब इसमें हम कितने का गुणा करें कि पता चल जाए। देखो यहाँ लिखा ना 200 300 300, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 लिखा है ना, ये मीटर में है। हम इसको जानबूझ के सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 को 200 लिखेंगे, 3 को 300 लिखेंगे, फिर 3 को 300 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ दिया भाई, आप ध्यान से देखिए, यहाँ दिया है, यहाँ देखिए जिसको मैंने घेर दिया है ना पीला कलर में, यहाँ 2 मीटर 3 मीटर 3 मीटर दिया ना, इसी को 2 3 3 को 200 300 300 किया मैंने, ताकि सारा चीज़ सेंटीमीटर में बदल जाए। 4 से 200 काटिए 50, और ये 9 हो गया, 4 को 0 1 2 3 4, फिर 9 बचे 45, अब 5 को 0। इतना घन सेंटीमीटर पानी ऊपर भरना बाकी है। अब एक ईंट कितना ऊपर पानी उठा रहा है? ध्यान दीजिएगा, एक ईंट पानी उठा रहा 1200, और इतना पानी ईंट को ऊपर उठाना है। तो भाई ईंटों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ईंटों की संख्या निकालने के लिए हम इसी में भाग दे देंगे 1200 का, ठीक है। हमें पता चल जाएगा, 0000 काट लीजिए। अब 4500 बचा, नहीं 45,000 बचा बटे 12। तो एक काम करिए, 3 से काटो, 3 चौक 12 और 15 3 45। अब 15,000 बटे 4 हो गया। 4 से काटो, 4 3 12, बच गया 3 30, नहीं बच गया कितना, हाँ 4 3 12 3, अरे यार 4 3 12, 3 बच गया, हो गया 30। 30, 4 से भाग दिए, 3 4 7 28, 2 बचा, 20, 4 5 20, 0, 3750, ठीक है। 3750 ईंट है टोटल। ये आपका आंसर है। कौन सा विकल्प में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में है, ठीक है। तो बच्चा, सवाल तो और भी है 21 से 30 तक, उसको अगले पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।
तो अब हम लोग सवाल नंबर 21 से आगे बढ़ेंगे 30 तक, और ये मान लीजिए कि ये आपको बहुत ढंग से समझ में आने वाला है। और ये सवाल आप देख सकते हैं, ये सवाल पॉलिटेक्निक 2014 में आपको मिल गया था, यानी 2014 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो मेंसुरेशन का सवाल नज़रअंदाज आपको करना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ों को बारीकी से समझते हुए हल करते हैं। लिखा कि 5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन, एक आयताकार टैंक जिसका माप 25 सेमी × 18 सेंटीमीटर है, उसमें रखा गया है। इसमें 3 सेमी गहराई तक पानी है। शेष टैंक में कितना पानी और डाला जाए कि घन से ठीक ढक जाए। यहाँ पर कंडीशन आपको समझना, अगर आप कंडीशन समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान होगा। कंडीशन का मतलब ये है, एक घन है 5 सेंटीमीटर भुजा वाला, यानी छोटा सा कोई टुकड़ा है, गुटका है, उसे एक बड़े से बर्तन में, वो क्या आयताकार बर्तन है, उसमें रखा गया है। समझ लीजिए कि एक भगोने के अंदर, भगोना तो गोल होता है लेकिन मैं आयताकार भगोने की बात कर रहा हूँ, आयताकार बर्तन में एक घन रखा गया है और उस बर्तन में 3 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है और 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन उसके अंदर रखा गया है। तो ज़रा सोचिए, 3 सेंटीमीटर पानी पहले से है और 5 सेंटीमीटर का कोई सामान उसमें रखा जाएगा, तो सामान कितना सेंटीमीटर पानी से भीगा रहेगा? जितना सेंटीमीटर तक पानी है उतना ही ना। तो 2 सेंटीमीटर क्या होगा? खाली रह जाएगा। बात को समझिएगा कि जब घन उसमें रख दिया गया तो 3 सेंटीमीटर तक पानी है, इसका मतलब घन 5 का है, तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर घन का हिस्सा पानी में नहीं डूबा है और 3 सेंटीमीटर घन का हिस्सा पानी में डूबा है। समझ में आ रही बात? टैंक में कितना पानी और डाला जाए कि घन ठीक ठीक ढक जाए। मतलब जो घन उसके अंदर डाला गया है उसको ढकने के लिए जितना ऊंचाई तक घन का हिस्सा नहीं डूबा है, सिर्फ उतने ऊंचाई तक पानी उसमें क्या करना है? डालना है। क्लियर? चलिए, तो हम लोग करेंगे क्या, घन की ऊंचाई पानी से ऊपर जितनी है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अरे यार ऐसे बात को समझ लो ना, टोटल घन 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर डूबा तो 2 सेंटीमीटर बचा ना, तो बचा हुआ ऊंचाई, समझ रहे बात को? अगोड़े आयताकार टंकी का लंबाई चौड़ाई, तो पानी कितना डालना है बता रहा हूँ मैं। डाले गए पानी का आयतन, डाले गए पानी का आयतन बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई 25 18 दिया है, 25 और 18 आयताकार बर्तन का, और ऊंचाई कितना ऊंचा और भरना भाई, जितना ऊंचा बाकी है घन उतना ही ऊंचा ना, तो 2, तो 25 दूना 50, 18 25 90, 900 घन सेंटीमीटर पानी और इसमें डालना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो घन है ना 5 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचा हिस्सा इसका बाकी है। मेरी बात को सुन के समझेंगे तो सवाल समझ जाएंगे। घन जितना पानी से बाहर है उतना तो घटाना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि घन जितना दूरी में रहेगा उतना दूरी तो पानी रहेगा नहीं, उसके बादे रहेगा। तो घन का आयतन इसमें से घटाएंगे, लेकिन कितना घन? जितना हिस्सा पहले पानी से ऊपर था उतने ही हिस्से का आयतन घटा देंगे। ठीक है, तो पानी के ऊपरी हिस्से वाले घन का आयतन, पानी के ऊपरी हिस्से के घन का आयतन, घन का आयतन, तो ये इसमें देखिए 2 ही सेंटीमीटर ऊंचा है, बाकी घन का तो होता 5 सब कुछ, लेकिन ऊंचाई इसका घट जा रहा है 2 ही सेंटीमीटर। तो 5 गुणे 5 गुणे 2 यानी हो जाएगा ये 50। अब 900 में से 50 घटा दीजिए, आपका आंसर 900 - 50 बराबर 850 घन सेंटीमीटर पानी उसके अंदर और डालना जाएगा, तब जा कर के घन पूरी तरह से ढक जाएगा। बहुत बच्चे इस बात को अभी तक नहीं समझे होंगे, तो मैं दोबारा एक बार ओवरव्यू देता हूं तब समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए
आप 4 कोन की एक बाल्टी लीजिए, बाल्टी में कोई ईंट का टुकड़ा डाल दीजिए, ईंट का कुछ हिस्सा डूबा हो, कुछ न डूबा हो। तो जो डूबा है वो 3 सेंटीमीटर तक पानी भरा और डूबा है, और 5 सेंटीमीटर का ईंट का टुकड़ा है मान लो, तो 2 सेंटीमीटर खाली है ना। तो जितना हिस्सा ईंट का टुकड़ा खाली है, ऊपर नहीं डूबा है, उसका आयतन मैंने निकाल लिया। अब फिर जितना हिस्सा ऊपर वो नहीं डूबा है, उस हिसाब से पूरे बर्तन का आयतन निकालिए। तो पूरे बर्तन के आयतन में से ईंट का आयतन घटेगा। कितना ईंट का? जितना सिर्फ ऊपर उठा था पानी से उतने का। तो वही मैंने यहाँ 900 में से 50 घटाया है। अगर आप सीरियस होंगे तो ज़रूर समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22। बहुत अच्छा सवाल है ये। कह रहा कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264, वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई RH 264 वर्ग मीटर है, आयतन 924 घन मीटर है। इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात क्या होगा? तो एक काम करते हैं, पहले इनका अनुपात निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठ बटे आयतन, आयतन का सूत्र होगा पाई r² h बराबर हम लिख देंगे 924, वक्र पृष्ठ कितना 924 सॉरी 264 है, वक्र पृष्ठ हमारा कितना 264 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 264 क्या हो गया है, गलत दिखा रहा है 264, अब बटे आयतन की जगह पर 924 लिख देना है। ये दिया है यहाँ पर, देखिए आयतन 924। अब काटिए इसको, 2 से काटिए सीधे 11 से काट देते हैं, ठीक है 11 से काट देते हैं। तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, नीचे वाला 11 से काटे 11 8 88, 4 बचा, फिर 11 चौक 44, फिर 12 काटो 12 दूनी 24, 12 7 84, 2/7। इधर एच और एच काट लो, पाई से पाई काट लो, आर से एक आर काट लो, क्या बचा 2/r बराबर 2/7, ठीक है। क्या बच रहा जी? मैडम का फ़ोन बज रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से 2 और 2 क्या होगा, कट जाएगा, r बराबर 7 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम h का मान निकाल लें तब ना अच्छा है। तो 2 पाई RH वक्र पृष्ठ देखिए 264 दिया है, तो 2 पाई RH बराबर 264। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान तो 7 आ गया, गुणे h बराबर 264, ठीक है। अब क्या करेंगे, काटेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो 7 से 7 कट गया, 11 से 2 11 22 दूना 44 हो गया, h बराबर 264/44। 11 से काटो 11 दूनी 22, 11 चौक 44, फिर 11 चौक 44, 4 छक 24, 6 आ गया। h का मान कितना आ गया 6। हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, हमें ज्ञात करना था व्यास और इसकी ऊंचाई का अनुपात। तो व्यास को लिखते हैं 2r और ऊंचाई को लिखेंगे h। तो 2 इंटू r का मान कितना आया है, r का मान देखिए यहाँ पे 7 आया है, और नीचे h का मान देखिए कितना आया है 6 आया है। तो 2 से 6 काटेंगे, 2 3 6 यानी 7/3, अनुपात में बदलेंगे 7:3। तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। क्लियर? ये एकदम आसान चीज़ था, बस आपको हल्का सा दिमाग लगाना था। आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए 23 नंबर पर एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा 44 सेमी गुणे 10 सेमी का है। इस कागज़ को मोड़कर ऐसा बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 10 सेमी है। बेलन का आयतन क्या होगा? बहुत बार ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत कॉमन सवाल है ये। तो यहाँ पर हम ऊंचाई 10 सेंटीमीटर ऐसे समझिए, हम बना देते हैं इस तरीके से। आयताकार कागज़ का टुकड़ा बना दिया हमने, ये क्या है 44 है और ये क्या है 10 है, ठीक है। तो 44 और 10 जब इसको मोड़ेंगे हम, ऊंचाई 10 होगी, यानी ये जो 44 है ना ये 2 पाई r बन जाएगा। 44 क्या है 2 पाई r बन जाएगा, 2 पाई r बराबर 44।
2 गुणे पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 44। तो ये देखिए 22 दूना 44, बाएँ पक्ष में दाएँ पक्ष में 44 कट गया। r/7 बराबर 1, तिरछी तिरछा गुणा करेंगे r बराबर 7। तो r आ गया और h ऊंचाई दिया ही है 10, h का मान 10 दिया ही है। तो बेलन का आयतन का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है। बेलन के आयतन का सूत्र होता है v बराबर पाई r²h। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुणे 7 हो जाएगा, r² हो गया, इंटू h का मान 10, 7 से 7 कट गया। ठीक है, और 7 दूनी 14 को 4 हासिल है, 7 दूनी 14 15, 154 गुणे 10। अब ये 1540 हो गया आपका, 1540 घन सेंटीमीटर आ गया आयतन आपका। ये ऑप्शन नंबर ग वाला सही हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब की बार वाला सवाल बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है, ध्यान से समझना होगा इसको। एक कमरे की ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई क्रमशः 3, 5, 7 के अनुपात में है। ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई, ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई 3, 5, 7 के अनुपात में। यदि प्रत्येक बीमा को 50 सेमी बढ़ाया दिया जाए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे आंसर मीटर में है और ये अकेला सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहला काम आप यही करिए कि सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। छात्रों ने गलतियां बहुत बार किया है कि सेंटीमीटर मीटर को वैसे के वैसे रहने देते हैं, सीधे गुणा भाग करके कोई आंसर ला देते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। और लंबाई 3, 5, 7 के अनुपात में है ना, तो ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई, तो मान लीजिए ऊंचाई क्या है आपका 3x और चौड़ाई 5x और लंबाई 7x। अब तीनों में 50 सेंटीमीटर बढ़ेगा, तो 50 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे 0.5 मीटर, 0. क्या लिखेंगे 5 मीटर। ठीक है, 0.5 मीटर। तीनों में क्या करना, बढ़ा देना है। इस नाते मैंने तीनों में 0.5 को क्या किया है, जोड़ दिया है। समझ में आ रही बात। अब देखिए क्या करते हैं हम। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर जाता है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो क्या होता है? होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणे ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र है। ये सूत्र जो जानेगा वही सवाल को समझेगा। 2 गुणे ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है किसका सूत्र है? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो ये हो जाता है 28। यहाँ देखिए लिखा ना 28, देखिए। तो अब क्या करेंगे, 2 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई का मान हमारा क्या है, पहले लिखा था ऊंचाई चौड़ाई लंबाई, तो ये आपका ऊंचाई है, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो यानी 3x प्लस 0.5। अब ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई को क्या लिखेंगे 5x प्लस 0.5 और लंबाई को 7x प्लस 0.5। ठीक है, चौड़ाई लंबाई मैंने इसके अंदर लिख दिया। अब जोड़ूंगा, अब कुछ नहीं करूंगा, बराबर 28 लिखूंगा। अब जोड़ेंगे हम, 2 का अंदर गुणा करें, 2 3 6x हुआ, प्लस 2 का आधा में 2 5 10, अरे 0.5 का मतलब हुआ आधा, आधा का दुगना करोगे 1 हो जाएगा। वैसे भी 2 5 10 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। इस तरीके से बड़े ब्रैकेट में क्या होगा 5x 7x हो जाएगा 12x, अंदर 0.5 जोड़ेंगे तो 1.0 बराबर 28। ठीक है, तो 6x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 12x प्लस 1 बराबर क्या हुआ 28। अब ये द्विघात समीकरण का रूप ले रहा भाई, बरचक 72 x² प्लस 6x प्लस 12x, ठीक है, अब प्लस 1, ठीक है ना, बराबर क्या लिखेंगे 28। तो 12 6 18x हो गया, और प्लस 72 x² प्लस 1 बराबर 28। 28 बाएं पक्ष में लाइए, 72 x² प्लस
18x, 28 आके एक में से घट जाएगा, 28 बाएं पक्ष में आएगा, घटेगा -27 होगा बराबर 0। अब गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कर देते हैं यहीं बगल में हम। तो 72 × 27 करिए, घटाने पे 18 आना चाहिए। एक काम करिए, पहले 9 से काट दीजिए, दोनों पक्षों का हल्का हो जाए। 9 8 72, 8x² प्लस 9 दूना 18, 2x 9 3 27, 3 बराबर 0। अब 8 3 24, घटाने 2 आना चाहिए, 6 6 24, 6 में से 4 जाएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 8x² प्लस 6x प्लस कितना x, 6x माइनस 4x और -3 बराबर 0। ठीक है, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे 2x, बचेगा 4x प्लस 3, अगले ब्रैकेट में -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4x प्लस 3 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में 4x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1/2 आएगा, और ये माइनस में आएगा तो इस नाते इसको नहीं लेंगे, x बराबर 1/2। ठीक है, तो हमारा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन है ना 3 5 7, ये चौड़ाई ऊंचाई लंबाई है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना। तो 3x को क्या करेंगे 3x का मतलब 3 × 1/2, 3/2 आ जाएगा, और 5x का मतलब 5/2, 7x का मतलब 7/2। हमें क्या ज्ञात करना था, सब इसी तरह आएगा, आधे आधे में 1.5 करके भाग दे देंगे आप। 10 में ये कितना, ये 1.5 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, 3.5, 1.5 2.5 3.5, ठीक है ना, 1.5 2.5 3.5। तो ये देखिए ग वाला ऑप्शन सही है, ग वाले ऑप्शन में लिखा है 1.5 देखिए, 2.5 देखिए और 3.5। क्लियर है, तो ये ग वाला आपका ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, 25 नंबर। यहाँ 25 नंबर सवाल पर विशेष ध्यान देना आपको। यहाँ पर दिया 36 मीटर लंबाई 16 मीटर चौड़ाई के हाल के अंदर की 4 दीवारों का प्लास्टर कराने का रुपया इतना खर्चा आता है। ठीक है, हाल की ऊंचाई तथा अन्य कारक समान होते हुए यदि हाल के समान आयतन का वर्गाकार हाल बनाया जाए तो दीवारों का प्लास्टर कराने में व्यय की प्रतिशत बचत या अधिकता होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 36 मीटर लंबाई या 16 मीटर चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं दिया है। तो एक काम करिए, आयताकार हाल का क्षेत्रफल निकालिए। आयताकार हाल का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, सूत्र होता 2 × ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयताकार की लंबाई 36 है, चौड़ाई 16 है, 36 + 16, तो जोड़िए 36 16 कितना हुआ, 36 और 16 जोड़ दीजिए, 6 6 12 30 40 50 52 52 दूना 104 H हुआ। ठीक है, अब क्या कहता है कि हाल की ऊंचाई तथा अन्य कारक समान होते हुए यदि हाल के समान आयतन का वर्गाकार हाल बनाया जाए तो दीवारों का प्लास्टर कराने में व्यय की प्रतिशत मात्रा क्या है। तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको क्या करना है, वर्गाकार हाल बनेगा एक बार।
और ऊंचाई उसका वही रहेगा, ऊंचाई इसका यही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस वर्गाकार आपको बनाना है। हाँ, आयतन समान है। मान लीजिए वर्गाकार कमरे का एक भुजा स्मॉल लीटर x है और ऊंचाई उसका वही है h मान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला समान सब कुछ रखना है उसका ऊंचाई वगैरह, तो भुजा उसका x है, तो x स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो जाएगा वर्गाकार का आयतन। और ये आयतन किसके बराबर होगा? आयताकार हाल के आयतन के बराबर। तो आयताकार हाल का आयतन क्या है? 36 गुणे 16 गुणे h। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ बता रहा हूँ। आयताकार हाल का आयतन होता है LBH, तो ये L है, ये B है और H तो है ही। और वर्गाकार हाल का आयतन क्या होगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई तो x होगा क्योंकि भाई वर्गाकार है, ऊंचाई h, दोनों पक्षों दोनों का इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में ज़बरदस्ती कह रहा है ऊंचाई हमने समान रखना है। तो पहली बात दोनों ओर से h हमारा कट गया, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 36 गुणे 16, 36 गुणे 16 करो, 16 छक्का 96, 16 अड़तिया 48 और 9 48 9 57 576, तो x बराबर आ जाएगा 24, x बराबर 24, यानी वर्गाकार हाल का लंबाई चौड़ाई 24 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्गाकार हाल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। वर्गाकार हाल के दीवारों का क्षेत्रफल, इसमें भी वही सूत्र होगा, 2 इंटू एच, अब ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका लंबाई भी 24 चौड़ाई भी 24, दोनों 24 24 है, 24 24 48, 48 दूनी कितना होता है? 96h। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि दोनों के क्षेत्रफल में अंतर कितना है, 104 और 96 में अंतर कितना है? 104 में और 96 में अंतर हो जाएगा 8 का। तो प्रतिशत, अब क्षेत्रफल जब कम हुआ तो रंगाई का खर्चा कम ही आएगा भाई। पहली बात, क्षेत्रफल कम हो गया पहले से, पहले का क्षेत्रफल कितना आया? 104 आया है, 104 एच देख लीजिए यहाँ पे, आयताकार जब था तो 104 एच आया क्षेत्रफल, तो जब वर्गाकार हो गया तो 96 एच आया। तो प्रतिशत कमी निकालेंगे अगर आप, तो 104 में से 96 घटाएंगे तो 8h बटे पहले वाला 104h गुणे कर देंगे 100, परसेंटेज हमारा आ जाएगा, एच कट गया, 8 बटे 104 और गुणे 100, तो 13 बटे 104 होता है क्या? तो ये और ये ऐसे कट जाएगा, 100 बटे 13, तो कितना आएगा? 6391, 7.7% बचत होगा, अधिकता नहीं होगा। ठीक है, 7.7% क्या होगा? इसका बचत होगा। एकदम क्लियर हुआ? चलिए आगे। अब की बार का सवाल एकदम से ट्रिक पर आधारित है, याद रखना। जब कभी घनाभ का आयतन दिया हो और भुजाओं में अनुपात दिया हो और सबसे बड़ी भुजा, छोटी भुजा या मध्य भुजा पूछे या तीनों भुजा पूछे, तो आपको दिमाग सिर्फ अनुपात वाला लगाना है। कैसे बताता हूँ। कह रहा कि घनाभ का आयतन 64,000 है, भुजाओं का अनुपात 1 2 4 है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH। तो हम इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे, 1 का 2 का 4 का, तो 4 दूनी 8 एकम 8 आ गया, 8 आ गया 8 आ गया ना। तो अब 8 से हम 64,000 को काट देंगे, 64,000 को हम 8 से काट देंगे, तो 8 हटा 64, 8,000 आ गया। ठीक है, 8,000 आ गया। और इसमें पूछा है सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा
अब ये देखिए ध्यान से, अब इसी का घनमूल ले लीजिए तो आ जाएगा 20। अब 20 का 4 में गुणा कर दीजिए, 20 चौक 80 हो जाएगा आंसर इसका। घनमूल क्यों लेंगे? क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो LBH 3 बार गुणा हुआ ना, तो 3 बार का मतलब घन या घनमूल। इस नाते हम जो आया 8000 उसका हमने घनमूल लिया, घनमूल का 4 में गुणा करेंगे 20 चौक 80। अब इसी 20 का 2 में करेंगे तो 20 दूनी 40, तो ये चौड़ाई आ जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो 4 अनुपात में सबसे बड़ा है, तो 4 से संबंधित भुजा भी क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है एकदम सिंपल वाला। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल में कुछ करना ही नहीं है। कह रहा है एक हाल का क्षेत्रफल इतना है, बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, ध्यान दो। एक हाल का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतना है, हाल की माप क्या होगा जबकि दीवारों का प्लास्टर कराने में लागत न्यूनतम हो। जब ये शब्द यूज होगा न्यूनतम, तो उस वक्त हाल की जो लंबाई चौड़ाई होगी वह क्या होगी? एक समान होगी। क्या होगी? एक समान होगी। कम से कम, न्यूनतम के लिए क्या? वो कम से कम हो, यानी 672 गुणे 672 एकदम यही सही है। जब कभी ऐसा सवाल आ जाए, ठीक है, अब कहोगे गुरुजी ये 576 अगर ये रहता तब क्या होता? तब क्या होता? तब हम चेक करते इसका गुणा करने पर हमें इतना आना चाहिए, गुणा करने पर इतना आना चाहिए। तो 672 का गुणा करोगे तो इतना आएगा जितना कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना? 45 15 84। ठीक है, तो इस सवाल में कुछ है ना, बस लॉजिकल बात है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा सवाल आपके सामने निकल कर आया। किसी रोलर की त्रिज्या का मान 1 मीटर है। चलिए रोलर का त्रिज्या R बराबर 1 मीटर लिख दिया मैंने। लंबाई का मान 7/22 है। लंबाई को H लेंगे, H बराबर 7/22। किसी मैदान को समतल करने के लिए 500 बार लुढ़काना पड़ता है, यानी 500 चक्कर लगाएगा वो। तो मैदान की जांच करने पर यह पाया जाता है कि 5% भाग पर रोलर 2 बार चल गया है। तो मैदान का कुल क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, तो पहली बार तो रोलर वाला जब भी बात हो तो बिना कुछ सोचे समझे रोलर का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए। तो रोलर का वक्र पृष्ठ हम जब निकालेंगे तो क्या होगा? सूत्र 2πr/h। तो 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान तो दिया ही है कितना? 1, h का मान 7/22। तो 22 कट गया, 7 कट गया, सिर्फ आया 2 मीटर। ठीक है, 2 वर्ग मीटर आया वक्र पृष्ठ। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। तो मैदान का कुल क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना मैदान का क्षेत्रफल क्या है? x है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और कर, 5% भाग पर रोलर 2 बार चल गया है, यानी 5% और क्षेत्रफल बढ़ गया है। 2 बार चलने का मतलब क्या? 2 बार और मेहनत हुआ, उसको भी जोड़ लीजिए दोहराने का। तो x प्लस x का 5% बराबर कितना लिखेंगे? बराबर लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे? 2। और इसमें कितने का गुणा करेंगे? 500 बार लुढ़कता है ना, तो इस 500 का हम गुणा कर देंगे। 500 बार रोलर लुढ़केगा तभी ना उतनी जगह को समतल करेगा, तो 500 का हमने यहाँ पे गुणा कर दिया। तो x प्लस x गुणे 5/100 बराबर 1000। अब क्या होगा? कैलकुलेशन बस करिए। तो यहाँ पर 5x 100 का गुणा x में, तो 100x प्लस 5x/100 बराबर 1000। अब इसका कैलकुलेशन ही बगल में कर लेते हैं। तो 105x/100 बराबर 1000। तो x बराबर 1000 गुणे 100/105। ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 1000 में 105 से भाग दीजिए तो कितना आएगा? 952.38।
952.38 ये आएगा आपका इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल। गुणा करके भाग दे लीजिएगा, 1000 और 100 में गुणा करिए, भाग दे दीजिएगा 105 का। 29 नंबर सवाल देखिए, दोनों सिरों पर खुली हुई धातु की एक बेलनाकार धातु है, समझ लो खोखला बेलन है, ठीक है। आंतरिक व्यास 11.2, आंतरिक व्यास 11.2 और लंबाई 21 सेमी है। धातु की मोटाई 0.4 सेमी है, तो धातु का आयतन क्या? बाहरी त्रिज्या निकालो। आंतरिक व्यास दिया है, आंतरिक व्यास का मतलब आंतरिक त्रिज्या 11.2 का आधा कितना होगा? 11.2 का आधा कितना होगा भाई? 2 × 10, 1 बचा 12, 2 × 12, तो इसी में जोड़ देंगे हम। बाहरी त्रिज्या में मोटाई को जोड़ देंगे 0.4 को, तो 5.6 और 0.4, तो ये हो जाएगा सीधे आपको हो जाएगा 6 हो जाएगा। R1 बराबर 6। बाहरी त्रिज्या R2 निकालें, आंतरिक त्रिज्या बाहरी त्रिज्या R1 थी और आंतरिक त्रिज्या आप निकालेंगे तो ये 5.6 आएगा, ठीक है। और ऊंचाई h बराबर 21 दिया है, लंबाई 21 का मतलब ऊंचाई 21, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। धातु का आयतन का सूत्र लगा देंगे, आयतन बराबर पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। तो पाई का मान 22/7, R1 का मान 6 का स्क्वायर 36 माइनस R2 का मान 5.6, 5.6 का स्क्वायर कितना होगा? मोबाइल से करके देखना पड़ेगा, इंटू H का मान 21 को काट लीजिए 7 से, अब फिर 22 में गुणा कर दीजिएगा। अरे 7 से 21 कट गया, 3 आया, 3 का 22 में गुणा, 22 3 66, और 36 में से घटा देंगे हम, कितना घटाना है मुझे? 5.6 का स्क्वायर। मोबाइल तो हमारे पास इस वक्त है नहीं, घटाते हैं 5.6 का स्क्वायर कैलकुलेटर से। चलिए कैलकुलेटर हम खोल लिए। कैलकुलेटर में हम जोड़ रहे हैं 5.6 गुणे 5.6 31.36 और घटाना इसमें से 36 4.64, फिर गुणा करना कितने का? 66 का, 306.24 आ रहा है, ठीक है, हमने कर लिया। डायरेक्ट आप कर लीजिएगा, हो जाएगा 306.24 घन सेंटीमीटर, ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। 30 नंबर सवाल भी एक तरह का हम कर चुके हैं, 30 नंबर सवाल की तरह एक सवाल हम बता चुके हैं आपको, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एक आयताकार टिन शीट जिसका साइज 22 सेमी गुणे 16 सेमी है को मोड़कर बेलन बनाया जाता है, ऊंचाई 16 है, तो यानी 2πr का मान क्या हो जाएगा? 22। r बराबर क्या हो जाएगा? 22/2 पाई, ठीक है। तो 22/2 गुणे पाई का मान 22/7 उलट जाएगा 7/22, 22 कट गया, 7/2 आ गया पाई का r का मान। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होगा? ऊंचाई h दिया ही है, h बराबर 16, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r का मान 7/2, स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखेंगे। h का मान कितना दिया है? 16, काटिए 7 से 7, 2 से 22 11 हुआ, 11 और 2 से 16 काट लीजिए, 2/16, 11 7 77 गुणे 8, 7 8 7 56 को 6 से 5, 8 7 56 5 56 5 61, 616
घन सेंटीमीटर, 616 घन सेंटीमीटर। तो ये आपका 30 नंबर सवाल था। तो इसी तरीके से आप मेंसुरेशन के सारे सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। अब ये तीनों पार्ट, 3 पार्ट था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब तीनों पार्ट कोशिश करेंगे एक में जोड़ दें, और अगर नहीं जोड़ पाते हैं तो तीनों पार्ट को आप अलग अलग देख लीजिएगा। 2 बार ज़रूर देखना, 3 बार ज़रूर देखना, तब जा कर के आएगा, क्योंकि ये आपके लिए कठिन है। ठीक है, बड़े हाई लेवल के सवाल थे। थैंक यू वेरी मच।